हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। हम अभी विषय विज्ञान में पढ़ रहे हैं अध्याय 11 बल और दाब के बारे में। बल जब हम लगाते हैं तो हमने आगे पढ़ा कि जब हम किसी वस्तु पर या पदार्थ पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु के स्थिति में परिवर्तन आता है। मतलब वह अपनी दिशा बदल सकता है या फिर उसकी जगह बदल सकता है या फिर उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, उसके बारे में हमने बल के बारे में देखा। तो कौन से बल हमने लगाए? घर्षण बल लगता है, संपर्क बल लगता है। संपर्क बल कैसे कि किसी भी वस्तु की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमें उनका स्पर्श करना पड़ेगा, तो उसको संपर्क बल कहते हैं। यहाँ पर एक अपवाद भी हमने देखा कि चुंबक को कोई संपर्क बल नहीं लगता। फिर घर्षण बल लगता है। घर्षण बल का मतलब यह है कि किसी भी दो वस्तुओं में घर्षण होता है तभी परिवर्तन आता है, मतलब बल लगता है। अब हम आगे देखेंगे स्थिर विद्युत बल के बारे में। स्थिर विद्युत बल क्या है? उसके लिए एक क्रियाकलाप हम करेंगे। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। ठीक है, हमें एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेना है, वही जो हम नारियल पानी पीते हैं वही। हमें उनको 2 भागों में काट लेना है। धागे की सहायता से हमें एक स्ट्रॉ का टुकड़ा जो है वो मेज के किनारे पर बांध देना है और दूसरे स्ट्रॉ को कागज़ के साथ रगड़ना है। यह तो खेल हम खेलते ही रहते हैं, पता है ना उससे क्या उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पन्न होती है ना। और फिर जो जिसे हम रगड़ेंगे वह प्लास्टिक का टुकड़ा क्या होगा? उसमें विद्युत पैदा होगी जिससे वह चुंबक बन जाएगा। यह तो कक्षा 7 में भी हमने पढ़ा था ना। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे के कागज़ की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रो के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज़ की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब क्या देखते हैं? तो हम अभिकर्षण और अपाकर्षण देखेंगे, है ना। यहाँ पर देखो, आपको चित्र भी दिखाया गया है। कागज़ से रगड़ा हुआ स्ट्रो दूसरे स्ट्रो को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रो भी कागज़ की शीट से रगड़ा जाए तो वे उसे प्रति आकर्षित करता है। समझ में आ गया आपको? जैसे हम समान ध्रुव जो होते हैं चुंबक के, वो समान समीप लाते हैं तो क्या होता है? वो प्रतिकर्षण करते हैं। उसी तरह से हमने दोनों को कागज़ की शीट से रगड़ा और उसमें विद्युत चुंबक उत्पन्न किया। तब जब दोनों में विद्युत चुंबक था तो वो प्रतिकर्षण करते हैं। कागज़ की शीट से रगड़ा जाने पर स्थिर वैद्युत आवेश उत्पादित कर लेता है। ऐसा स्ट्रो अवशेषित वस्तु का एक उदाहरण है। ठीक है, आवेशित वस्तु का। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, आवेशित और अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल, उसको क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है। इसीलिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। असंपर्क बल का पहला उदाहरण था हमारा चुंबक। अब दूसरा जो उदाहरण है यह है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, आप अध्याय 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम आगे का बल देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। आपको पता ही है, हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। हमारी पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी तरह ऊपर से जब सेब या आम या कुछ भी पत्थर गिरता है तो वो नीचे की ओर ही गिरता है, वह ऊपर की तरफ नहीं उड़ जाता। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर ही गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो धरती में जो है हमारे गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए ऐसा होता है। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो क्या होता है, जब सिक्का जो होता है आपके हाथ में हमें पकड़ा हुआ होता है तो वो हमारे हाथों में विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में मतलब नहीं, वो हिल नहीं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो आराम से है। जैसे ही हम उसको छोड़ दिया जाएंगे तो वो नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? हाँ,
बिना बल लगे ऐसा हो सकता है। यह बल कौन सा है? यह बल गुरुत्वाकर्षण का है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। समझ में आया? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि वह अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी चीज़ गिरे वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इस बल को गुरुत्वाबल या गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाबल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्वाबल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण है नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो समझ में आया अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कोई भी वस्तु हो चाहे, ये पृथ्वी का ही गुण नहीं है। कोई भी छोटी वस्तु हो या चाहे बड़ी वस्तु हो सब एक दूसरे पर बल लगाती है और यह बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब हम हमारे अध्याय का दूसरा भाग जो है वो पढ़ेंगे, उसका नाम है दाब। ठीक है, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है ना? हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि जब तूफान आता है, चक्रवात आता है तो उसकी जो प्रबल पवन होती है, ताकतवर पवन, वो हमारे छतों को उड़ा ले जाती है। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। पवन और चक्रवात किस प्रकार बनते हैं? वायु दाब के कारण। वायु दाब में घटाव आ जाता है या बढ़ जाता है तभी उसके कारण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके सिर से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें कील ठोकनी है, ठीक है, ठोकते हैं हम लोग। तो क्या आप सफल हो पाते हैं? किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को उसकी शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न करेंगे तो हाँ सफल हो पाएंगे। अब इसको नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। अब कील को घुमा दीजिए और उसका जो नीचे वाला नुकीला हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें हथौड़ा मारिए और उसको लकड़ी में डालने का प्रयास कीजिए। क्या जाएगी? नहीं जाएगी। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित चाकू अथवा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयत्न कीजिए। मतलब ऐसे सब्जी को हमें उल्टा कर देना है चाकू को और उसे को पीछे से काटिए। क्या कटेगी सब्जी? नहीं कटेगी। फिर उसकी धार वाली बाजू से काटिए। क्या कटेगी? तो हाँ कट जाएगी। इससे आसानी है। किसमें आसानी है? तो धार वाली में आसानी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? ठीक है, क्षेत्रफल आपको पता है कि वस्तु भूमि जो पदार्थ जगह रोकती है उसको क्षेत्रफल कहा जाता है। अब यहाँ पर कील का ये सिरा देख लो, ये बड़ा क्षेत्रफल है और ये छोटा। चलो इससे थोड़ा बड़ा करती हूँ, ठीक है, ये छोटा, ये कील का नुकीला भाग है और ये कील का ऊपर वाला भाग है। तो क्षेत्रफल जो होता है वह असर डालता है। फिर छुरी को देख लीजिए, ये बड़ा भाग, ये पतला धार वाला भाग। तो मतलब कि क्षेत्रफल जो होता है वो असर डालता है बल या दाब पर। उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। यहाँ पर दाब का एक सूत्र है, उसको आपको याद कर लेना है। किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा हो बड़ा हो, किस पर बल लग रहा है, ठीक है, हम किस पर बल लगाते हैं। जब हम हथौड़ा मारते हैं तो बल तो लगाएंगे ना,
तो हम किस पर बल लगाते हैं और उसका क्षेत्रफल क्या है। अगर कम है तो दाब ज़्यादा लगता है, अगर ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। नहीं, जब कम होगा तो बल कम लगता है, जब ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा लगेगा। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इज इक्वल टू बल भाग में क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तो बल को अगर हम क्षेत्रफल के उस भाग से भागेंगे तो हमें दाब मिल जाएगा। सही। यहाँ पर हमने केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को अपने आसानी से उठा सकते हैं। मतलब जो संपर्क क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। पहले हमारे सिर पर यहाँ पर भार लगने वाला था, अब हमारे सिर पर ये जो हम लगते हैं ना ओढ़नी, उस पर भार लगेगा। तो मतलब संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखो। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल कहाँ पर है, हर में है, नीचे की ओर है। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था वो आ गया ना। जब बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके सिरे की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्तों में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको याद रखना है क्षेत्रफल। ठीक है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाला थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। आपकी जो स्कूल बैग है उसमें आप देखेंगे कि आपकी पट्टी चौड़ी है, वो पतली तो नहीं है। एक डोरी भी लगा देगा तो चलोगे ना। अगर बात ऐसी है कि हमें कंधे पर ही लटकाना है तो एक पतली डोरी भी हम अब हमारे बक्से में लगा देंगे तो चलेगा ना। नहीं, वो हमारे कंधे में धंस जाएगी। तो इसीलिए तो यहाँ पर हम अब इसका वैज्ञानिक रूप पढ़ेंगे कि हमारे बक्से पर जो दाब है वो बड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। तो अब तो हमें पता चल गया ना कि तीक्ष्ण क्यों होते हैं। उनका क्षेत्रफल कम किया जाता है। और पट्टी क्यों चौड़ी लगाई जाती है, उनका क्षेत्रफल ज़्यादा लगने से संपर्क जो क्षेत्र है हमारा वो बढ़ जाता है। और इसीलिए हमारे वो जो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, उनके शरीर पर लगने वाला दाब होता है वो कम हो जाता है। संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देने से हमारे शरीर पर जो लगने वाला दाब है वो कम हो जाता है और हम जो है वो हमारे पुस्तकों का बोझ आसानी से उठा सकते हैं। इसीलिए हमारे कंधे पर लटकने वाले थैलों की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। तो ये कारण आपको समझ में आ गया। हमारे साथ होने वाला हमारे बक्से का संपर्क क्षेत्र चौड़ी पट्टियाँ लगाने से बढ़ जाता है और इसी कारण हमें दाब कम महसूस होता है। सही है। क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है। क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है। क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है। आइए ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। द्रव जो होता है तथा गैस जो होती है, जो वायु होता है, उसके द्वारा भी हमें दाब लगता है। पारदर्शी उसके लिए क्रियाकलाप है 11.8। एक क्रियाकलाप हम देख लेते हैं, बाद में हम कल देखेंगे। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लेना है। पाइप नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा उसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
एक अच्छी पतली रबर की सीट भी लीजिए। हमें एक अच्छी और पतली रबर की सीट भी लेनी है। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की सीट को तान कर बांध लीजिए। हमें पाइप का जो सिरा है वो रबर से गुब्बारे से बांध लेना है, ठीक है। गुब्बारा खींचकर हम बांध सकते हैं ना, इस तरह से। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए हमें खड़ा रखना है। बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी डालने के लिए कहिए। क्या रबड़ की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? जब हम होली में गुब्बारा फुलाते हैं तो हमारा गुब्बारा कैसे फूल जाता है? क्या ऐसे हमारी रबर सीट जो हमने पाइप के नीचे बांधी थी वो फूल जाती है? देखिए, पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और डालिए। अब हम कुछ थोड़ा पानी और डालने को बोलो। रबर सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबर सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? हमें यह देखना है कि नीचे की ओर रबर जो है, फुग्गा जो हमने लगाया था रबर, वो कितना फूला, उसमें कितना पानी भरा। और वह जो हमने पाइप पकड़ी हुई है उसमें पानी कितना है, या ऊपर तक आया है या बीच में है। जितना पानी डालते हैं उतना फुग्गा फूलता है, यह हमें देखना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने पाइप पकड़ी। यहाँ पर देखो, जब फुग्गे में हमने इतना पानी डाला फुग्गा उतना फूला था। जितना पानी डाला ज़्यादा उतना फुग्गा नीचे की ओर फूला, मतलब रबर की सीट नीचे की ओर गई और पानी भी उसमें ज़्यादा रहा, ठीक है। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर दो स्तंभ लिए थे, एक ऊंचा एक नीचा। एक ही लिया था। हम आगे का क्रियाकलाप कल देखेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हुई जा रही है, ठीक है।